सर ये थोड़ा सा सर एकल्ट को सर ये थोड़ा एकल्ट को ज्वाइन करे तो इसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैम इसके पास स्ट्रेस होगा ही नहीं। सर वो बता तो रही है कि पागल है, दिन रात मतलब वो नींद नहीं करता, सोचता रहता है, तो नहीं सोचता है मैम, तो उसके स्ट्रेस पास होगा ना स्ट्रेस सर। नहीं है। ये नहीं ये जो सोचता। ऐसा ऐसा लड़का है ना, ये फोकस्ड है, उसको मालूम है उसे करना क्या है, वो क्या हाँ चाहते हैं उसको मालूम है। वो तो उसको पता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन हम लोग को थोड़ा टेंशन होती है उसको देख करके। वो अरे बोलते बाबा हैं कि सुमित्रा, आप करना क्यों मुझे टेंशन करना हो रहे हो? मैंने बोला ना, आपके घर में एक बहुत बड़ी आत्मा आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। आज से कम शंख ध्वनि और उलूध्वनि आप स्टार्ट करो। है। ओके। ल- अब देखो कारण क्या बता रहा हूं। दोनों लगन की कुंडली है। हाँ जी। अष्टम कौन सा हो गया? कर्क। समझ रही हो क्या बोल रहा हूं मैं? जी। लक्ष्मी जी आप सर बताइए गुरु तो मैंने जी क्यों सर। बोला। सर गुरु गुरु उच्च का हो गया, वो भी अष्टम का केतु के साथ सर, और सूर्य तब भी वहां पे है। और वो भी एकदम प्रवाहमान पानी के अंदर है, पवित्र जल में है। शंख मना, शंख और इसलिए मैंने सर बोला ये भी शंख ध्वनि करो। सर उसके बाद ये भी देखिए लग्नेश अष्टम में गया सर। अरे मैम, लग्नेश का बात ही नहीं करो मैं। यहां लगन या लग्नेश या भाव भावेश को छोड़ दीजिए। सबसे पहले राशि मतलब तत्व को डिवोशन। देखिए। राशि जी तत्व में सर। कर्क है। कर्क कौन सा है? गंगा का पानी है। जी सर। अब गंगा का पानी में शंख रहेगा ना तो कौन रहेगा? हम्म। इसलिए तो बोला, वो शंख माना पानी है। अरे एक बार डुबकी लगा तो वो लाखों साल का पाप धो जाता है। चीज को समझो। जी जी। इसलिए बोला ना, एकदम कल ये सुमित्रा का लक्ष्मी मैम ये सबको जो है ना मिठाई खिला देना। सुमित्रा जी मैम सर जी। दशा किसकी चल रही है? अभी देखा नहीं मैम। अच्छा ठीक है, ध्यान। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा एक कोई बात काम करना सुमित्रा, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जैसे अविनाश का बहन का कुंडली लेना है। अविनाश का बहन का जी कुंडली अविनाश ने बहुत दिया, वो चूंकि हॉस्पिटल की वजह से मैं कर नहीं पाया, है ना। मैं तो हाँ कल तक तो डिस्टर्ब ही था। आज से थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जी जी। बाकी सब कर लेंगे। वो सुमित्रा डाल देना इसको प्रैक्टिकल क्लास में। ठीक है, और इससे ठीक। बहुत कुछ सीख, ये इस कुंडली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब सिखाऊंगा, जी है ना। जी अच्छा, गुरु जी। कितना डिग्री में है लगन बोलो तो? लगन इस मेरे ख्याल से सेकंड दृष्टकोण में होगा, मतलब 12-13 हाँ डिग्री के आसपास ही होगा। सेकंड में ही है शायद। एक। होगा ही होगा, 10 से 20 के अंदर ही होगा। क्योंकि उसका जो है ना, माने फिलोसफी और आइडियोलॉजी जो है एकदम पुरुष का जैसा हो गया अभी से। 9 है गुरु जी। 9? कोई बात नहीं, एक ही है, एक ही है, संधि में है, दिक्कत नहीं है। हाँ, 9 है। कोई बात नहीं, बाकी लक्ष्मी जी तुम बता देंगे। ठीक है, जी चलो। जी। मैं थोड़ा ये पराशर जी वाला थ्योरी कंप्लीट कर लूं, फिर वो मुझे केपी वाला भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि थोड़ा सा असर, क्योंकि उन्होंने बाद में रिसर्च किया, तो इसलिए उनकी बात भी हमको रखना बहुत जरूरी है। अभी तक क्लियर है ना सब कुछ? कोई दिक्कत? अब मैं यस सर। प्रतिकूल भाव को ले रहा हूं। अनुकूल हो गया, अब जी। प्रतिकूल भाव लूंगा। प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल भाव में से सबसे बड़ा भाव जो है वो है आपका सेकेंड भाव। याद रखिएगा, ये प्रतिकूल भाव में यहां पराशर जी के हिसाब से बोल रहा हूं, बट हमारे कृष्णमूर्ति जी सेकेंड भाव को उन्होंने ये रखा है, क्या बोलते हैं, अनुकूल भाव में रखा है।
ठीक है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड भाव बोला है उन्होंने। बट पराशर जी का आशय समझ लेते हैं पहले। विंशोत्तरी दशा में, अच्छा, ओके, सेकेंड हाउस का कारक तत्व तो क्या है पहले आप लोग बता दीजिए मुझे, ताकि एक बार ये भी रिवाइज हो जाए। सेकेंड हाउस का कारक तत्व तो बोलिए कोई भी। अरे कोई तो बोलो भाई, कुछ भी बोलो। सेकेंड हाउस, हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सर कुटुंब, हाँ। अरे पैसा। इतना डर डर के क्यों बोल रही है लक्ष्मी मैम? डायरेक्ट बोलिए, फटाफट बोलिए। एक्यूमुलेटेड ये देखते हैं हम, धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। खाना देखते हैं, हाँ, भोजन देखते हैं, वाचन देखते हैं। वचन, भावावाणी। हाँ, भाव वाणी, वरेशन कैसा होगा राजनीति में, वो अपने आप को कितना प्रतिष्ठित कर पाएगा, सारी चीजें तो देखते हैं हम। जी सर। और साथ में मारक भी देखते हैं, क्योंकि विंशोत्तरी दशा में ये मारक भाव का काम करता है। ठीक है। जी सर। अब विंशोत्तरी दशा किसका है? पराशर जी का है। उन्होंने जी सारा सर। कैलकुलेशन किया था विंशोत्तरी दशा के ऊपर। वही अगर मैं बृहद जातक की बात कर दूं, यानी बराह जी के, उन्होंने क्या बोला? अष्टोत्तरी दशा। ठीक है। और क्या बोला, रिपीट करिए सर। उन्होंने अष्टोत्तरी दशा दिया था जैमिनी, बाद में, सॉरी, बराह जी ने। और एक काल दशा दिया है, बताऊंगा दशा विचार के समय ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत खजाना है, चिंता मत करो लक्ष्मी मैम, बहुत खजाना है। आप लोग अगर 10 साल भी पढ़ोगे ना फिर भी खत्म नहीं होगा, इतना है मेरे पास। तो ये विंशोत्तरी दशा में सबसे पहले दीर्घायु का सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज आता है वो है सेकेंड हाउस। क्योंकि सेकेंड हाउस क्या है, अब इसके पीछे पराशर जी का लॉजिक सुनिएगा, आप लोग दंग रह जाएंगे कि वो वाकई में कितने बड़े ऋषि थे। अर्थम अनर्थम मूलम, बात समझ में आई? अर्थ ही अनर्थ का मूल है, अगर हिंदी में करूं तो। जी। बात समझ में आई कुछ? जी सर। क्या समझ में आई बताइए तो, बोलिए मैम, सर जो शर्माइए मत। नहीं सर, अर्थ अर्थ आपको देता है तो अर्थ आपको बर्बाद भी करता है। अर्थ मीन हाँ, सर। अनर्थ, वही तो अनर्थ है ना जी मैम। सर। अर्थ, अर्थ ही अनर्थ का मूल है। अनर्थ मतलब विनाश, विनाश, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं सब तो अनर्थकारी, अनर्थकारी चीजें हैं। और वो जी सर। पैसे से ही मिलता है। आज एक जी सर। आदमी एक मतलब क्या साख सूटा लगा देता है पैसे की बल पे, कि जाके उसको तुम ये कर दो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसी की वजह से अब अर्थ अगर किसी के पास अधिक से अधिक आ जाए मैम, तो उसके पास सबसे पहला क्या चीज होगा बोलिए तो? सर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा अर्थ भी तो सबसे ज्यादा अनर्थ का कारण है। नहीं नहीं मैम, वो तो सेकेंडरी पोर्शन है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए काल दिन 2-4 करोड़ रुपया अचानक आ जाए और आप उसको हाँ। संभाल ना पाए, तो आपके पास तो पहला सर चीज शांति, क्या आएगा? की शांति, सर मन की शांति भंग हो जाएगी। नहीं मैम, पहला आएगा अहंकार। जी सर। आपको ना जैसे ही अर्थ हम आ गए, वैसे साथ साथ में वो एकदम झटिका बात जैसा, मतलब एक झंझावात, एक आंधी तूफान की तरह आपके पास एकाएक सारी चीजें आएंगी। कौन कौन सा चीज? पहला होगा अहंकार, दूसरा
अहंकार और घमंड में थोड़ा फर्क है, बट दोनों को माने मोटी मोटा हम एक ही मान लेते हैं। उसके बाद आएगा मैम लोभ। आपको ना दुनिया का सारा चीज पाने की इच्छा होगी, आपको चाहिए उसके बाद होगा मात्सर्य, ताकत का माने क्या बोलते हैं, लोभ, वो भी आपके पास आएगा। साथ में एकदम सारी चीजें एक एक करके, ईर्ष्या, मद जिसको बोलते हैं, मद मतलब अहंकार हो गया, है ना, ईर्ष्या मतलब वो जेलासी, मात्सर्य उसको बोल रहे थे हम, ये सारी चीजें आ सर वो जाएंगी। सर 2 6 10 के त्रिकोण में 6 से जो 6 रिपु निकलते हैं वो सारे सेकंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। यस मैम, यस। अब यही वाली बात है जिसके कारण आप सोचिए पराशर जी कितने बड़े ये थे, ऋषि थे। वो आज से 5,000 साल पहले की कहानी, उन्होंने ये विद्या लिखा था, है ना, संगीता लिखा जी था। सर। जी सर। उनको ये मालूम था कि 5,000 साल बाद में जाके एक आदमी के पास अगर पैसा आएगा तो वो क्या क्या कर सकता है। कितने भविष्य दृष्टा थे वो। चीजों को समझिए मैम, हमको तो कभी कभी अचरज होता है कि उन्होंने कैसे इतना आकलन कैसे किया था। मैं उनकी जब भी नाम लेता हूं ना तो इतना हृदय में ऐसी भाव उत्पन्न होती है कि जैसे काश यहां होते तो मैं उनके चरणों में बैठ जाता। मारक की वजह से उन्होंने ये अनुकूल, ये इसको प्रतिकूल भाव में नहीं रखा है। सेवेन भी तो मारक है मैम। उस समय मैं सेवेन जब पढ़ा रहा था, मैंने बोला ना ये अहिक कर्म का, पार्थिव या जागतिक कर्म का, तो कर्म मैम मारक तो दोनों है, दो और सात दोनों है। तो दो को क्यों मारक भाव में, प्रतिकूल भाव में रखा, और सात को क्यों अनुकूल भाव में रखा। आपके अंदर यह प्रश्न नहीं हुआ उस समय जब मैंने बोला ये चीज। सर वो आपको तो आपने मेरे बाद मुंह में पे क्लियर सपाट ये प्रश्न करना चाहिए था कि गुरुजी आप ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं। आपने सर आपने क्लियर कर दिया ना उस चीज को। अभी मैं और क्लियर कर रहा हूं, जिसके कारण सेकेंड प्रतिकूल भाव है, क्योंकि इसके पास वो 6 के 6 रिपू आ जाता है सेकेंड हाउस के पास। लेकिन सप्तम के पास एक ही रिपू रहता है, वो है काम। ठीक है। और वो भी काम कौन सा, वो भी कोई नेगेटिव इशू नहीं है मैम। अरे वंश वृद्धि किसको अच्छा नहीं लगता, जी सर। है ना। हाँ, वो ऋषियों के जमाने में बातें कुछ और थी, ठीक है, और आज आज के जमाने में बातें कुछ और है। भाई इतना ही फर्क है। उस समय कुछ और होता था, इस समय कुछ और। यानी ये जो सेकेंड हाउस है ना मैम, ये पूरा जिंदगी को ना एकदम माने शनै शनै मार देता है। लाइफ का उसका, उसके अहंकार, किसी का भी किसी का भी, रावण का भी आप देख लीजिए, उसका विनाश का मूल कारण क्या था, विनाश का अहंकार ही था। और आज भी बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अहंकारी है, उनका भी विनाश हिस्ट्री में वही लिखा जाएगा। नहीं तो ये प्रोभार्ब नहीं मिलता, नहीं लिखा जाता कि अहंकार ही पतन का मूल कारण है। ये हो गया आपका सेकेंड भाव। थर्ड भाव मैम, थर्ड भाव भी पराशर जी के हिसाब से प्रतिकूल भाव है। बताएंगे, कोई आइडिया थोड़ा सा लगा पाएंगे। ऐसे तो नॉर्मली थर्ड हाउस तो कोई किसी का बुरा करता नहीं है। सुमित्रा जी थोड़ा अंदाजा लगाओ ना, क्यों ये प्रतिकूल पराक्रम की उन्होंने वजह लिखा से, है। पराक्रम की वजह से। हाँ, साहस अच्छा है। आपने एक कहा, साहस।
एक एक प्रोवर्ब सुना होगा, साहस अच्छा है, दुस्साहस बुरा है। 2 साल लेकिन ये ज्यादा दुस्साहस, पराक्रम में साहस ये दुस्साहस थर्ड हाउस ही करवाता है। मान लीजिए आप एक अकेले, आपका ताकत बहुत अच्छा है, आप एक या दो व्यक्ति को परास्त कर सकते हो, लेकिन हजारों की तादाद में कोई लोग हैं और वहां पे आप चले जाओगे, तो क्या आपका वो पराक्रम अच्छा रहेगा? क्योंकि आपके वो दुस्साहस का कारण बना, और थोड़ी देर के बाद आपका मनोबल टूट जाएगा। जी। ठीक है। इसके अलावा थर्ड हाउस से हम और क्या क्या देखते हैं बोलिए तो? हम अपना अनुज को भी देखते हैं। जी। आ, और क्या देखते हैं, और क्या देखते हैं? हम अपने, कम्युनिकेशन, हाँ, कम्युनिकेशन, रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव। रिलेटिव नहीं बोलेंगे, एक्चुअली अपने अधीनस्थ व्यक्ति, अधीनस्थ व्यक्ति बोलना ज्यादा उचित होगा। रिलेटिव तो सेकेंड हाउस भी आता है ना। ये अधीनस्थ मतलब आपके सबॉर्डिनेट। आप मान लीजिए कहीं एक जॉब जॉब करते हैं, तो आपके सहकारी जितने आपके नीचे वर्ग में जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपके अधीनस्थ व्यक्ति हैं। हम्म। जी। तो वो थर्ड हाउस है। इसके अलावा पड़ोसी। अच्छा, मैक्सिमम कोर्ट केसेस कहां से पैदा होता है? पड़ोसी से। जी। जमीन जायदाद ये सब लेके मैक्सिमम वही होता है ना। ये भाव अगर शुभ होता है तो सारे शुभ हैं, लेकिन ये भाव अगर अशुभ हो गया तो आपका जीना हराम हो जाएगा। क्लियर? हर 3 दिन 4 दिन में आपका कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और आदमी काम करेगा या यही सब चक्कर में रहेगा? इसके अलावा और क्या है? एक और चीज आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये थोड़ी सी मतलब एकदम डीप एस्ट्रोलॉजी की 2-4 लाइन में आपको बताना चाहूंगा। सर एस्ट्रोलॉजी में ना ये भाव मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये गुरु उपदेश का भाव है। हाँ हाँ, बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। नहीं, मैं प्रतिकूल भाव को अभी, ये आपने तो अनुकूलता बताई ना मैम, जी सर। अनुकूलता बताई, तो अनुकूलता नहीं। अब हम तो ये समझ रहे हैं ना कि देखिए अनुकूल भाव तो ये है ही है। प्रतिकूल। मैं केपी में तो ये अनुकूल में रखा ही गया है। ठीक है, लेकिन पराशर जी ने क्यों प्रतिकूल किया है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए उस समय जमाना कुछ और था मैम। ठीक है। अब चीजों को समझिए। उस समय हमारे पास क्या होता था, युद्ध करने की जो सेना शक्ति होती थी वो तलवार या धनुष कमान पे होता था। तो वो दुस्साहस की बात इसलिए उन्होंने करी थी। अच्छा, दूसरा क्या है, एक्चुअली मैम जानते हैं हमारी जीवन का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष पाना, और ये तीसरा भाव ऐसा भाव है ना मैम, जहां ना अपने को बांधा जाता है। बांधा जाता है समझते हैं कहां पे? कामनाओं की रस्सी होती है। आप लोगों ने वो शिव शंभू का वो कहानी सुना होगा। कामदेव और रति एक दिन ऐसे जा रहे थे, तो बाकी देवताओं ने मिलकर एक ये किया, प्लानिंग किया कि भगवान शिव का जो है, अब उनके अंदर काम जगाओ, नहीं तो फिर कार्तिकेय का पैदाइश नहीं होगा। और वो साधना में मग्न थे। कामदेव ने अपना पंच सर छोड़ा और तुरंत उनका मतलब तीसरा आंख खुल गया, और तीसरे आंख से निकला आग, जिससे कामदेव ध्वंस हो गया। ये कहानी आप लोगों ने सभी ने देखा, जाना होगा। ये बेसिकली थर्ड हाउस है मैम। यहाँ पे आपके वो तीसरी आंख है। जो तीसरी आंख, ये ज्ञान चक्षु है। आपने कहा अभी गुरु उपदेश किए,
तो गुरु उपदेश से आपको क्या मिलता है? दो तरीके का मिलता है ना मैम। थर्ड आईज तो आपका जागृत होता है, तीसरा आंख खुलता है ना। जी सर। तो तीसरा आंख, अब अगर मान लीजिए वहां पे अगर उस आंख की दृष्टि कैसा होगा, उस पे डिपेंड करता है आपकी मोक्षता या नहीं मोक्षता। मोक्ष आप पाएंगे या नहीं पाएंगे। हम पैदा होते हैं किस लिए? क्योंकि हमको ये जर्नी कंप्लीट करके जैसे तैसे अपने मूल एनर्जी पे वापस जाना है। ये थर्ड हाउस उस बंधन का है जिसको कहते हैं कामज बंधन। आज मैं आप लोगों को एक पति की बात बता देता हूं, याद रखिएगा, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा कभी। अचानक मन हो रहा है, बताता हूं। सेवन माने 10th का कस्पल सब लॉर्ड अगर थर्ड और 12 में बैठता है ना, वो रोजगार नहीं कराता है, वो बेकार रखता है इंसान को। यानी थर्ड हाउस और 12 हाउस में कोई रोजगार नहीं होता। ये कोई कर्म का भाव नहीं है, ये कल्पना की भाव। ये दोनों हाउसेस। तो इसलिए उन्होंने इसको ना क्योंकि ये बंधन का है, कामोज बंधन का है, जिसके कारण इन्होंने इसको प्रतिकूल भाव में रखा है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्यों है, कैसे है। ये तीसरा हाउस है, ये वाला। ये सप्तम हाउस है। 1 2 3 4 5, ठीक है। पंचम में क्या आता है मैम? त्रिगुण आता है ना, त्रिकोण। इसको बढ़ाता है ना। जी। तो सप्तम हाउस की इच्छा कौन कौन बढ़ाता है? ये और ये तीनों, 11 और थर्ड, ये तीनों ही बंधन घर है। इसी को उपचय स्थान भी बोले जाते हैं। क्लियर? 3 3 6 10। हाँ, ये तो है ना, 3 उपचय है ना। ये त्रिकोण में तो जी। दोनों ही आते हैं ना। अच्छा, त्रिकोण में 3 7 11 को। हाँ, ठीक है। ठीक है। जी। क्लियर हो गया? इसलिए प्रतिकूल बोला जी। गया। अगला जो प्रतिकूल भाव है वो छठा भाव है। ये तो अब ज्यादा बोलने का दरकार नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से ये कोई भी बता देंगे, है ना। सुमित्रा जी, छठा भाव क्यों प्रतिकूल है? अरे पूरा भावपति भावेश हर चीज को कमजोर कर देता है। छठा भाव में कोई भी अगर अशुभ ग्रह मिल जाए तो शरीर नस्तनाबूद कर देता है, वो एकदम हालत खराब कर देता है। रोग जी। जी। ऋण रिपु सबका यही छठा भाव ही है ना। तो इसको बहुत छठा ज्यादा, भाव। मैं समझता हूँ छठा भाव आप लोग सब पढ़े होंगे, इसलिए इस पे ज्यादा बात करने से कोई बेनिफिट नहीं है। जी। अगला प्रतिकूल भाव है, क्योंकि ये दुस्थान भी है, और दुस्थान मैंने बहुत पढ़ाया है ना। उसके कौन सा है मैम? अष्टम भाव। ये भी प्रतिकूल भाव है। इसको तो पढ़ाने का दरकार नहीं है। अष्टम भाव पे तो माने इतना क्या बोलते हैं, मैं बता चुका हूं कि आप लोग शायद याद होगा आपको, है ना। जी सर। जी सर। अच्छा, एक और कौन सा है मैम? 12। 6 8 12। ये तीनों दुस्थान, ठीक है। यहीं से विपरीत राजयोग भी पैदा होता है, यहीं से सारी चीजें होती हैं। और ये तीनों ही मेरा परम प्रिय भाव है, क्योंकि इंसान की असलियत यहीं से पता चलती है। 6 8 12 से उसके पास संघर्ष करने की ताकत कितना है। और ये 6 8 12 पेशेंट में भी मिलता है, 6 8 12 डॉक्टर में भी मिलता है। आप सोचो, एक ही भाव है, बट एक आदमी को वो मतलब जिंदगी देना
सिखा दिया और एक जिंदगी से लड़ना सिखा दिया। तो कहीं आशय तो है ना, आशय कहीं ना कहीं है, जिंदगी जीना सिखाता है, ये दोनों ही। इसलिए 6, 8, 12 मैं इतना प्रिय हूं, मेरे इतने प्रिय भाव हैं। और मैं शायद सबसे ज्यादा बका भी तो अष्टम भाव पे ही बका है ना मैम? याद है ना? जी सर। असल में ये प्रतिकूल उन्होंने क्यों कहा था? प्रतिकूल कहने के पीछे एक मुख्य जो उद्देश्य था कि मतलब इनके संबंध से जो ग्रहों का जो संपर्क बनता है वो मानव के जीवन में ना अपनी 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 व्यक्तित्व से विरुद्ध काम करना पड़ता है। बात समझे आप? जी सर। नहीं जी सर, मतलब आवाज नहीं, मुझे लग रहा है कि आप शायद समझ नहीं आए। मान लीजिए ये प्रतिकूल मतलब 3 प्रोमिनेंट आ गया, 6 प्रोमिनेंट आ गया, ठीक है, 8 प्रोमिनेंट आ गया, 12 प्रोमिनेंट आ गया। अब यहां पे ना कहीं आपको वश्यता स्वीकार करना पड़ता है, आपको दब जाना पड़ता है। अब दब्बू किस्म के हो जाते हैं आप इन भावों की आवश्यकता होने पर। लेकिन दब्बू किस्म होना इंसान की तो परम तत्व तो नहीं है, उसकी जीवन के लक्ष्य तो नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है कि हम अपना सर ऊंचा करके जीवन धारण करेंगे और सहर्ष जाके भगवान शिव में मिलेंगे। यही तो उसका जीवन का उद्देश्य है। लेकिन यहां पे आपको डरपोक बनाता है, आपको दबकू किस्म का इंसान बनाता है, जिसके कारण ये प्रतिकूल भाव हैं। अब क्लियर हो गया? जी। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये अनुकूल समय के हिसाब से कैसे बदला है, थोड़ा वो भी समझ लीजिएगा। कृष्णमूर्ति जी की बात कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी 1 को, 2 को, 3 को, 5 को, 9 को, 11 को इंप्रूव्ड हाउस बोला है। इसमें उन्होंने कुछ जगह पे 10 को भी इंक्लूड किया है। ये इंप्रूव्ड हाउस है, मतलब ये अनुकूल है। क्लियर? यस सर। और बाकी रेस्ट भाव उन्होंने बोला ये प्रतिकूल भाव है। यानी कितने भाव हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाव हमारे लिए अनुकूल हैं अकॉर्डिंग टू हिम, और बाकी भाव जो है, बाकी भाव हमारे लिए प्रतिकूल है। उन्होंने इसमें 6 भाव को भी लिया है, चौथा को 4 लिया को है, चौथा को लिया है। चौथा जानती हो क्या है? 8 शमशान है, शमशान। हम मरने के बाद हमें जलाया जाता है ना, वो 4th हाउस है, ठीक है। इसलिए 10 हाउस, ये जो हाउस है ना ये वाला, उन्होंने सब जगह पे नहीं लिया है, कुछ एक जगह पे लिया है। जैसे कर्म के प्रभाव प्रधानता में लिया है इसको मुख्य अनुकूल हाउस, ठीक है। अर्थ में उन्होंने छठा को भी अपने हिसाब से लिया है। वो कहा तो गया है ना, शमशान के लिए गुरुजी, शमशान के लिए 8 से 8 है इसलिए। बता रहा हूँ, 2, 6, 10, 11 उन्होंने पैसे के लिए बोला है ना, ये भाव, ये अनुकूल भाव बोला है उन्होंने। हाँ, क्या बोले सुमित्रा? चौथा हाउस जो है ना शमशान, या हमारे लिए हिंदुओं के लिए शमशान है, मुसलमानों के लिए ये कब्र है ना, क्रिश्चियनों के लिए कब्र है ना, ये बोलते हैं ना वो, जहाँ पे कब ये डाला जाता है इंसान के शरीर को, सब देव को। इसीलिए अगर किसी के घर में वास्तु जब भी देखोगे या किसी का कुंडली देखोगे, 4 और 10 में
अगर राहु केतु का संपर्क मिल जाए तो एक बार उसके घर में जाके मिट्टी चालना करके जरूर देख लेना, नहीं तो उसके घर में ऊपरी बाधा का होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ऊपरी सर जो बाधा समझते रेंटेड हो? होते हैं। हॉन्टेड, जी हॉन्टेड, सर। ये हॉन्टेड। सर जो रेंटेड रहते हैं उनमें क्या देखेंगे, उनके यहाँ भी ऊपरी बाधा होगी? नहीं रेंटेड मैम, होते हैं नहीं जो। नहीं नहीं नहीं, रेंटेड जो होते हैं उनको वो नहीं देखा जाता है, क्योंकि घर उनका नहीं है, तो मालिक का देखा जाएगा। ठीक है, ठीक। मान लीजिए अगर, हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा है कोई रेंटेड व्यक्ति का फोर्थ हाउस में राहु केतु या फोर्थ 10 में राहु जी केतु हो सर। जाए, तो वहां पे जी। एक काम कर देना, हर शनिवार को आपका जैसे ग्रुप फोटो होता है, जी। ग्रुप ग्रुप फोटो में एंटी क्लॉकवाइज 3 बार एक नींबू को मतलब बार के उसको इधर काट के फेंक देना या तो जला देना। ग्रुप फोटो मतलब कि फ्रेंड्स के साथ कि फैमिली के साथ? ग्रुप फोटो फैमिली, अपने फैमिली में जो रेंटेड में रहते हैं, कुछ तो फैमिली होंगे ना वहां पे, हम्म। तो वो फैमिली के अंदर, जैसे मान लीजिए आप ही अगर रेंट रेंट पे रहते हो, तो आपका हम्म। आपके ऊपर डिपेंडेंट कुछ परिवार तो होंगे ना, जी सर। तो वो सबका एक ग्रुप फोटो पे आप एंटी क्लॉकवाइज 3 बार एक नींबू बार देना और जाके गैस में जला दो। सर ये मंथली करना है कि क्या? हर 15 दिन में करो, हर पक्ष में करो एक बार, शनिवार के ठीक। दिन। वीकली भी कर सकते हो, नींबू बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है। और परमानेंट जो अपने घर में रह रहा है गुरुजी, उसके लिए भी यही रहेगा? नहीं, उसके लिए थोड़ा अलग होगा। उसकी अगर ये बाधाएं हैं तो उसमें 2 चीजें और करना है। एक तो घर में सफेद फूल का क्वेरी करना है। सफेद फूल का जो क्या बोलते हैं, वो गमला गमला से फूल नहीं उगाते हम लोग, अरे उसको क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? चमेली। हाँ, चमेली। सर। अरे नहीं नहीं, अरे सदाबहार फूल हो, कोई भी सफेद रंग का फूल हो, चमेली भी हो सकता कोई है। भी। हाँ, अच्छा। चंपा उम्पा तो बड़ा पेड़ होता है ना, तो वो सब कोई तो, भी व्हाइट कलर का फूल हो। कोई भी व्हाइट कलर का फूल अपने घर में उसको ये करना चाहिए। और घर में नमक का प्रयोग होना चाहिए हर मंगलवार और शनिवार को। अच्छा। ठीक है, और हर सप्ताह में उसके बाथरूम क्लीन होना चाहिए। हम्म। बाथरूम में, तो ये राहु केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा बाथरूम में आता है, तो बाथरूम को एकदम न्यूट्रिक एसिड फिसिड डाल के ना एकदम साफ सुथरा रखा करो। ठीक है, जिसके, मान लीजिए मेरे नाम पे मेरा घर है और मेरी कुंडली में 4th और 10th में राहु केतु का है, तो ही हम करेंगे। अदरवाइज मान लीजिए मेरा बाकी घर वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मेरे लिए है वो। ठीक है, क्लियर हो गया ना? फोर्थ में जैसे मेरे पास एक कुंडली देखा था मैंने, उसमें फोर्थ में राहु बैठा हुआ है। तो उनके घर में पूरे में सीलन बनी रहती है, पूरे घर हम में कुछ हंड्रेड कहीं ना कहीं परसेंट घर में। 100% वो ऊपरी बाधा है, 100%। अच्छा। 100%